So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, अब तक के जितने लेक्चर्स थे हम लोग बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करते करते आए थे, है ना. और लास्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर कंप्लीट करके आए थे. खैर, यहाँ तक की चीज़ें ठीक थी. अब तक तो हमने पढ़ाई किया सर, अब तक तो हमने पढ़ाई किया है. बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी. कुछ कहीं कहीं कुछ फॉर्मूले थे, कहीं कुछ चीज़ें थी, बेसिक से कंसेप्ट थे. बट अब हम लोग एंटर करने वाले हैं एक आपकी जो 11th क्लास का सिलेबस है उसके सबसे मेजर पोर्शन में. और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है ना अब तक की, बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फील होती है इस मैकेनिक्स के पोर्शन में, है ना. पता नहीं क्यों इतनी डिफ़िकल्टीज फील होती है, पता नहीं बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं नहीं कर पाते. बट यकीन मानो मेरे लाल, जो बच्चा इन चीज़ों को फील कर गया, अब से जो हम चीज़ें पढ़ेंगे आगे, एक एक शब्द ना एब्जॉर्ब करने वाला होगा. आप एक एक शब्द को फील कर पाओगे, बिकॉज सारी चीज़ें रियल होने वाली हैं, सारी चीज़ें रियल होने वाली है. और जो बच्चा इन चीज़ों को फील कर गया उसको पूरी फिजिक्स में कहीं भी कोई समस्या आने वाली है नहीं, है ना. सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से. मैकेनिक्स, आज मैकेनिक्स में हम लोग एंटर करेंगे. एक तरीके से एंटर तो कर चुके, बट वेक्टर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया बिकॉज यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन देना अपने आप में एक सार्थक है. वेक्टर एक तरीके से टूल था हमारे लिए. कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं बट इट्स ओके, एक तरीके से वो टूल ही है ना. अब हम लोग एंटर करते हैं बच्चों मैकेनिक्स में, द मेजर पोर्शन ऑफ योर एंटायर फील्ड ऑफ क्लास 11th, है ना. ओके, मैकेनिक्स क्या होते हैं सर? मैकेनिक्स क्या होते हैं? आपसे जितनी टर्म्स मैं बोलूँगा, जितना कुछ मैं बोलूँगा, वो सारी की सारी आप लोगों को एब्जॉर्ब होनी चाहिए. सारी की सारी फीलिंग है एक तरीके से, है ना. ओके बच्चों, मैकेनिक्स क्या होते हैं? मैकेनिक्स क्या होते हैं? एक लाइन में यदि मैं कहूँ, है ना, तो डेफिनेशंस वगैरह पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है. बट चीज़ों को एब्जॉर्ब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्ब करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है. मैकेनिक्स यदि मैं लिखूँ सिंपल शब्द में, द स्टडी ऑफ cause and effect of motion of body. अरे सर क्या लिख दिए, कोई फीलिंग नहीं आई हमें, शब्दों को पढ़ने में कोई मजा नहीं आया. द स्टडी ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, आई एम नॉट ए फुटबॉल प्लेयर बट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल. ठीक है, मैं कहूं बच्चों फुटबॉल है और मैं फुटबॉल पे किक मारूंगा. हर बच्चे को पता है फुटबॉल पे किक मारने के बाद सर फुटबॉल कहीं और चली जाएगी, पैर मेरा पीछे की तरफ थोड़ा आएगा. वो आगे की कहानी है. बट मैंने यहां पे दो टर्म लिखी है, कॉज एंड इफेक्ट. और याद करो जो पहला लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था, जो सिलेबस का ओवरव्यू का जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने मैकेनिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था वहाँ पे कि चीज़ें क्या होती है क्या नहीं होती. खैर, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो यहाँ समझेंगे क्या मतलब. बच्चों, जब मैंने बॉल पे किक मारा, ये एक अपने आप में एक काम हुआ. किक मारना, सर किक मारने का मतलब क्या है? मैंने अपने पैर से उस बॉल पे फोर्स लगाया. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल. फोर्स तो लगा दिया, उसके बाद क्या होगा? फोर्स लगाने के बाद बॉल कहीं जाएगी, कितने एंगल पे जाएगी, कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी होगी, आई डोंट नो, अभी तक हमें नहीं पता. बट यकीन मानो ये एग्जाम्पल फोर्स लगाने से लेके उसकी मोशन होने तक का, यही मैकेनिक्स थी. फोर्स लगाने से लेके उसके कहीं जाने का, एंगल पे जाने का, मैक्सिमम डिस्टेंस जाने का, मैक्सिमम हाइट जाने का, ये सारी एक मैकेनिक्स थी. नहीं समझ आया. मैंने जो फोर्स लगाया, ओके सर, हमें समझ नहीं आया. आप मुझे एक बात बताओ, जो मोशन हुई है, जो बॉल इतनी डिस्टेंस पर ट्रेवल करी है, इतने एंगल पे गई है, मैक्सिमम हाइट पे गई है, जितनी भी चीजें आप देखना चाहो देख सकते हो, हुई किनकी वजह से है? किनकी वजह से हुई है? बॉल अपने आप में उठ के थोड़ी ना गई थी.
बॉल अपने आप में उठ के थोड़ी ना गई थी मेरे लाल, किसी ने उस बॉल पे फोर्स लगाया। सर आपने अपने पैर से किक मारा, उसको किक मारा, इसका मतलब मैंने उस पर फोर्स लगाया। सर जो मोशन हुई उसके पीछे का कारण था फोर्स लगना, उसके पीछे का कारण था फोर्स लगना। ओके, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। फोर्स लग गया, उसके बाद उसका असर क्या हुआ, वो कितनी डिस्टेंस पे गई, कितने एंगल पे गई, कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी, ये क्या है उनके फोर्स के बाद के इफेक्ट। ऐसे कैसे लिखे हुए हैं इफेक्ट। हाँ, कुछ स्ट्राइक हुआ अपनी बुद्धि में कि सर मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ, मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ। अब मैंने दो चीजें यहां पे लिखी है, एक लिखा है मैंने फोर्स और एक लिखा है मैंने इफेक्ट। इसका मतलब सर आप मैकेनिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। मैकेनिक्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे मेरे लाल, बिकॉज पहली जो चीज हम देख रहे हैं यहां पे कोज, जो मोशन हुई उनके पीछे के कारण क्या थे, जो मोशन हुई, जो बॉल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गई उसके पीछे का कारण क्या था, किसी ने उस पर किक मारा, फोर्स लगाया। फोर्स इज द रीजन, कोज, फोर्स यहां पे कोज है। और उसका इफेक्ट क्या हुआ, फोर्स लगाने के बाद जो चीज हो रही है वो हो रही है इफेक्ट, वो हो रही है उसके इफेक्ट। बच्चों यदि मैं कहूं यहां मैं मैकेनिक्स को यदि दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, इनको रेफरेंस लेते हुए फोर्स को और इफेक्ट को, तो मैं यहां पे यदि लिखूं कि मैकेनिक्स को मैं यदि दो पार्ट में लिख लूं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स कुछ समझ नहीं आया सर, कैसे लिख दिया। देखो इधर मैं कह रहा था फोर्स, फोर्स क्या थे, इनके कारण कोज थे, कोज थे इनके, और इनके इफेक्ट क्या थे, इनके इफेक्ट थे मोशन, इनके इफेक्ट क्या था, मोशन, इनका इफेक्ट था मोशन, मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। जो कुछ भी था, बॉल था, कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल आप वॉलीबॉल प्लेयर हो, है ना, बॉल के पंच मारने से लेके बॉल की उस डिस्टेंस तक जाने तक, उस डिस्टेंस तक जाने तक जो कुछ हो रहा है वो मैकेनिक्स है उसकी, जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे की मैकेनिक्स है। आप एक चीज ध्यान में दो, सर अभी हम पहले इफेक्ट देख रहे हैं या पहले कोज देख रहे हैं, पहले इफेक्ट देख रहे हैं या पहले कोज देख रहे हैं। बच्चों यदि मैं यहां पे लिखूं काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है सर, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स का मतलब है इफेक्ट, काइनेमेटिक्स का मतलब है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स। ओके, बहुत बढ़िया। डायनेमिक्स का मतलब क्या, जहां फोर्स आगे, जहां फोर्स आगे वहां डायनेमिक्स, जहां फोर्स आगे वहां डायनेमिक्स। मतलब सर जो कोजेस थे वो हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वगैरह होते हैं, है ना, वो हम वहां पे फोर्स जब कंसीडर हो जाता है ना कहीं पे भी, वो चीजें डायनेमिक्स में चली जाती है। फॉर एग्जांपल सर समझ नहीं आया, एक्सीलरेशन, मान लो बॉडी मूव कर रही थी, उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन था, त्वरण हिंदी में उसको कहते हैं, ठीक है सर, त्वरण था। क्या त्वरण में कहीं मास आ रहा है, मतलब काइनेमेटिक्स में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जहां मास कंसीडर नहीं हो रहा, जहां बॉडी का मास नहीं आ रहा, वहां हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वहां हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और जहां मास इंक्लूड हो गए वहां पे सर एनएलएम आ जाएंगे, फोर्स आ जाएंगे, वहां पे फोर्स आ जाएंगे, डायनेमिक्स होगी सर। बच्चों इसी तरीके से जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड में भी फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, फ्लूइड डायनेमिक्स होती है। अब सर किस तरीके से, जहां मास आगे वहां पे डायनेमिक्स होगी, और जहां पे मास नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्लूइड के पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन है, फ्लूइड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी है ना, ये सब चीजें हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ लेते हैं मेरे लाल। और यहाँ पे जब मास वहां पे आ जाता है, फोर्स को कंसिडर जब हम लोग करने लग जाते हैं कहीं पे भी, इसका मतलब है सर हम डायनेमिक्स में एंटर हो चुके हैं, हम डायनेमिक्स में एंटर हो चुके हैं। बट अपने आप में मैकेनिक्स एक ही चीज है, जो कुछ हो रहा है, खैर किसी भी प्रोसेस के पीछे तो फिजिक्स की बहुत सारी चीजें लगी होती है ना, खैर उन सब तक पहुंचना तो बहुत डिफिकल्ट है कि सारी चीजों को हम एक साथ कंसीडर करें, बहुत सारी चीजें होती है। और मैं कह रहा था एग्जांपल के लिए, मान लो बॉल पे हमने फोर्स लगाया, वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ रही है, बिकॉज बॉल हवा में जा रही है, वहां पे उनके मैग्नेस इफेक्ट वगैरह लगते हैं, जो कुछ भी लगता है वो अलग बातें हैं। बट जो मेन हमारा जो फोकस है
काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स, इफेक्ट्स कोज, इफेक्ट्स कोज। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब मैं आप लोग देखोगे हम स्टार्ट कहां से करेंगे। सर मैंने सबसे पहले लिखा था हम लोग एंटर करेंगे वन डायमेंशन मोशन में। जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था लिखा था सबसे ऊपर कि हम वन डी मोशन से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे और धीरे धीरे इफेक्ट्स के बाद हम कोजेस पढ़ेंगे। पहले इफेक्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद कोज पढ़ेंगे, उसके बाद कोज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि मैकेनिक्स होते क्या है ना। मैकेनिक्स में भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है। आप इनको छापेंगे। अब सर जब हम मोशन को देखते हैं, अब हम रियल लाइफ में आ जाएंगे। अब हर जितने भी एग्जांपल्स होंगे, हर बच्चे को उन एग्जांपल्स को फील करना है। बस जो बच्चा उसको फील कर गया, उनके लिए चीजें बिल्कुल आसान होने वाली है, उनके लिए चीजें बिल्कुल आसान होने वाली है। अब अगले बोर्ड पे हम लोग देखेंगे कि सर मोशन जब होती है, मोशन जब होती है, यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस है यहाँ पे, है ना, थोड़ा स्पेस यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि कोई बस मान लो, ट्रेन मान लो, कोई बस मान लो, ट्रेन मान लो 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। ओके सर, वेलोसिटी ऑफ बस पर आवर। क्या ये बात अपने आप में पूरी है? क्या ये बात अपने आप में पूरी है? नहीं है, ये बात अपने आप में पूरी नहीं है। इसका मतलब सर बस की स्पीड देख रहे हैं हम, बस की स्पीड देख रहे हैं, बट किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, पूरी जितने भी चीजें चलने वाली है वो रिस्पेक्ट में। हम यहाँ पे इनको 60 लिख रहे हैं, अच्छी बात है, 60 हम समझ भी गए कि भाई ये रोड पे चल रही थी, है ना, रोड तो अपने आप में चल नहीं रही थी, बट एक्चुअल में आप लोगों को पता है जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है और सन के भी, है ना। तो यदि हम उन स्पीड को भी कंसिडर करने लग जाएंगे तो क्या ये 60 रहेंगे? तो ये 60 थोड़ी रहेंगे, फिर कुछ अलग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है सर? इनका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू रोड, और इनको लिखने का सिंपल तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ रोड। अब हर बच्चे को पता है यहाँ पे कि सर रोड तो अपने आप में स्थिर थी और इनकी स्पीड थी 0, इनकी स्पीड थी 0। ओके सर, तो क्या कहना चाहते हो बच्चों? ये रेफरेंस फ्रेम होते हैं, जिनके रेफरेंस में चीजें ली जाती है ना, उनकी स्पीड हमेशा 0 लेते हैं। मतलब मैं इससे पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, जब हम डॉट प्रोडक्ट वगैरह पढ़ रहे थे वेक्टर में, कि हमारे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जब आगे आएगा वहाँ पे चीज़ें इन्हीं तरीके से सोल्व होंगी। यहाँ पे देखो, अब मैं लिखूँ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बस रिस्पेक्ट टू रोड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस और माइनस ये 0 का अपने आप में कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब सर 60 किलोमीटर पर आवर। अब अपने आप में ये पूरी बात है, बट हमें ऑलरेडी चीजें अंडरस्टूड होती है कि भाई वेलोसिटी ऑफ बस जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, विथ रिस्पेक्ट टू रोड है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से हम किसी भी चीज को मूव करते हुए नहीं मान रहे हैं, किसी भी चीज को मूव करते हुए नहीं मान रहे हैं। ओके बच्चों, ओके। इनका मतलब सर यहां ये जो चीज थी वेलोसिटी ऑफ रोड, ये रेफरेंस थी। जिनके रिस्पेक्ट में हम चीजें ले रहे थे वो रेफरेंस थी, जिनके रिस्पेक्ट में हम चीजें ले रहे थे वो रेफरेंस थी। अगले बोर्ड पे हम लोग देखेंगे कि रेफरेंस होते क्या, रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते क्या है। पहले इनको छापेंगे। ये हल्का फुल्का आइडिया इसलिए था कि ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेगा तो आपको थोड़ी समस्याएं आएंगी नहीं, मतलब कोई भी समस्या आएगी नहीं जब तक आप इन चीजों को देखते रहोगे, है ना। इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है ना। अभी जो टर्म आई थी वहां पे रेफरेंस फ्रेम। ओके, जहां कहीं भी ये वर्ड आए रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं, आप एक काम करो, उस पॉइंट पे बैठ जाओ, उस पॉइंट पे बैठ जाओ। इसका मतलब सर जहां बैठ के हम मोशन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां बैठ के हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही रेफरेंस फ्रेम आपका, वही आपका रेफरेंस फ्रेम है। सर समझ नहीं है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, मान लो ये कोई गाड़ी थी, कार थी, बस थी, जो कुछ भी थी। यहां पे मैं बैठा था,
यहाँ पे एक अच्छी सी सुंदर सी कन्या बैठी थी, है ना, लो, और यहाँ मेरा एक फ्रेंड बैठा था, लो, नाराज है मेरे से थोड़ा सा, बट इट्स ओके। ओके सर, ये जो गाड़ी थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, आप लोगों को समझ आनी चाहिए ना कि रेफरेंस फ्रेम होते क्या है, रेफरेंस फ्रेम होते क्या है। ओके सर, बहुत बढ़िया। मेरा चेहरा इस तरफ था, इनका चेहरा इस तरफ था, कन्या और ये आपके सर। ओके सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब मेरा फ्रेंड यहां पे बैठा था और वो हमें नोट कर रहा था, हमें यहां से ऑब्जर्व कर रहा था। इसकी जो ऑब्जर्वेशन, इसकी जो ऑब्जर्वेशंस है यहां से, ये रेफरेंस फ्रेम है इस मोशन के लिए, बिकॉज ऑब्जर्वर कौन है, ये है। ऑब्जेक्ट कौन हुआ इनकी नजरों में, हम लोग। ये सारा का सारा इनकी नजरों में ऑब्जेक्ट हुआ। ये जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। अरे यार, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मैंने बॉल को पंच मारा, फुटबॉल वाली को, बॉल क्या थी वहां पे, बॉल क्या थी वहां पे, ऑब्जेक्ट थी ना। और जो उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था वो क्या था, ऑब्जर्वर था। जहां जो रेफरेंस पॉइंट था वो रेफरेंस फ्रेम हो गया, जिसके रेफरेंस में हम चीजों को देख रहे थे, है ना। जब भी ऐसा कुछ हो आप उस पॉइंट पे बैठ जाओ। जब भी किसी चीज को देखना हो, रेफरेंस फ्रेम पता करना हो, आप उस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, वो रेफरेंस फ्रेम हो गया, मतलब उसके रेफरेंस में ही चीजें होंगी आगे। ओके बच्चों, इसका मतलब सर ये रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस फ्रेम है और ये हमारी मोशन को देख रहे हैं, हमारी मोशन को देख रहे हैं। बस यही इतना सा सिंपल सा है। इनकी नजरों में मोशन हो रही है, इनकी नजरों में जो चीजें हो रही है, इनकी नजरों में जो मोशन हो रही है, इसका मतलब जो मोशन हो रही है वहां पे रेफरेंस फ्रेम ये है, वहां पे रेफरेंस फ्रेम ये है। थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं जहां थोड़ी कैलकुलेशंस भी हो, है ना। सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल। ओके सर, बहुत बढ़िया। मान लो ट्रेन थी, ट्रेन में बैठा हूं, ट्रेन में मैं बैठा हूं, ओके, ट्रेन में बैठा हूं, यहां पे बैठी है कोई कन्या, सेम, थोड़ी दुखी है बट इट्स ओके। और यहां पे हमारा कोई एक स्टूडेंट और बैठा है, एक स्टूडेंट और बैठा है। ओके सर, मान लो उसी रेलवे स्टेशन पे कोई बंदा और बैठा था, जो हमारा स्टूडेंट था पहले का, जो हमारा स्टूडेंट था पहले का। लो, इसकी नजरें, मतलब स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट, स्टूडेंट एक, स्टूडेंट दो, ये होगी आपकी कन्या और ये आपके होंगे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मान लो ये ट्रेन थी, है ना, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, की स्पीड से जा रही थी। ओके सर, मैं यहाँ पे आराम से रेस्ट में बैठा था, लड़की वहाँ पे अच्छे से बैठी थी, कोई दिक्कत वाली दुख दर्द वाली बात नहीं थी। बट जैसे ही हमारे स्टूडेंट की नज़र उस लड़की पे गई, अरे सर कन्या बैठी वहाँ, इन्होंने दौड़ स्टार्ट कर दी, इन्होंने दौड़ स्टार्ट कर दी। इनकी स्पीड थी लेट से 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब ये बीच में जो स्टूडेंट बैठे थे, जो बीच में स्टूडेंट बैठे थे, उनकी नज़र सर की तरफ गई, उनकी नज़र सर की तरफ गई। भाग के आए मिलने के लिए, चलो सर से मिल लेते हैं। भागने गई, लेट से इनकी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों का रिलेटिव मोशन का बेसिक कवर हो रहा है यहाँ पे, है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, रेफरेंस फ्रेम हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, चीज़ें आपकी कुछ और भी यहाँ कवर हो रही है ना। इस तरीके से चीज़ों की इंटरलिंकिंग करी जाती है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हमारे अर्थ थे, जमीन थे, और ये आपकी ट्रेन होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यदि मैं कहूं कि आप मुझे स्पीड ऑफ कन्या विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट 1 ऐसा लिख के दे दो सर, कितनी आएगी इनकी स्पीड विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट 1। ये जो लिखा हुआ उसका मतलब समझो, आप उसका मतलब समझो, पहले उसका मतलब समझो। देखो बच्चों, इनका मतलब अभी हम पढ़ के आए थे रिलेटिव मोशन में सर, है ना, पढ़ के आए थे ना, वेलोसिटी ऑफ ए बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सिंपली हमें ये लिखना आता सर, वेलोसिटी ऑफ के माइनस वेलोसिटी ऑफ S1। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे।
सिंपली हम लिख देंगे ना, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ऐसी रिलेटिव कुछ चीज़ें ले रहे होते हो, उनमें जो रेफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि मैं कहूँ इनका रेफरेंस, मैं मान लो यहाँ पे कन्या का यदि ट्रेन ले लूँ, तो इनका मुझे फिर ट्रेन लेने के लिए इनको ट्रेन में चढ़ाना पड़ेगा ना। बट यहाँ पे मैं कन्या का क्या लूँगा सर, अर्थ, ये भी अर्थ पे है, ये भी अर्थ पे है। रेफरेंस हमेशा सेम होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, रेफरेंस हमेशा सेम होनी चाहिए। ओके सर, बहुत बढ़िया। बच्चों, वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रेस्पेक्ट टू, अरे यार विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है जिसके संदर्भ में हम चीजें देख रहे हैं। यहां हम जमीन के संदर्भ में चीजें देख रहे हैं। कन्या की स्पीड कितनी है, जमीन के रिस्पेक्ट में कन्या की स्पीड कितनी है, देखो यहाँ पे ट्रेन जितनी स्पीड से जा रही है सर, कन्या तो अपने आप में चुपचाप से बैठी थी, अपने आप में चुपचाप से बैठी थी, बट जो ट्रेन चल रही थी वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। इसका मतलब कन्या की स्पीड जमीन के रिस्पेक्ट में, यदि मैं जमीन पे लेट के देखूंगा, जमीन पे लेट के देखूंगा तो कन्या भी मुझे 6 किलोमीटर की स्पीड से ही नजर आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही नजर आएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट 1 कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत बढ़िया, 2 किलोमीटर की, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब सर 4 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी स्पीड होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। ये दो चीजें जो हो रही हैं, ये जो चीजें हो रही हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट में हो रही है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब यदि इन्हीं चीजों को मान लो किसी और तरीके से लिखना चाहूं, मैं लिखूंगा सर वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या ये बात अपने आप में सही है? यही चीज है, यही चीज है मेरे लाल, यही चीज है। देखो इसका मतलब था सर वेलोसिटी ऑफ कन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये घर चले गए और बचेगा आपके पास क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट 1। लो, कोई दुख दर्द वाली बात तो नहीं है। इस तरीके से चीजें आई हैं। वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट आप सीधा देखना चाहो और भी अच्छा है, आसान है। एक लाइन में लिखोगे बहुत अच्छी बात है, ऐसे टुकड़े कर करके लिखोगे थोड़ी समस्या होगी, एक लाइन ज्यादा लिखोगे कोई मतलब वाली बात है नहीं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितना शॉर्ट में आप लोग सोल्यूशन के पास जा रहे हो, आप सक्सेस के उतना ही पास हो, ठीक है। ये कुछ हवा लगी यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट 1, विथ रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट 1, विथ रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट 1। इसका मतलब सर वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम दोनों चीजों का सेम होना चाहिए, जिनके बीच में आप चीजें ले रहे हो, जिनके बीच में आप चीजें ले रहे हो, जिनके बीच में आप चीजें ले रहे हो। देखो वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सर, कोई दुख दर्द नहीं हुआ, माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। क्या इसका मतलब ये था वेलोसिटी ऑफ कन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ? ओके सर, माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। किसी को कोई दुख दर्द नहीं हुआ सर? नहीं हुआ। क्या ये चीज और ये चीज सेम है? क्या ये चीज और ये चीज सेम है? ये सिर्फ इसलिए बता रहा था कि जिसके रिस्पेक्ट में आप चीजें ले रहे हो, आप उनको इस तरीके से भी लिख सकते हो, चीजें वही आएंगी यार। फिजिक्स इज रियल, फिजिक्स इज रियल, फिजिक्स में कोई काट जाट वाली चीजें है नहीं, अपने आप में बिल्कुल रियल है, कोई दुख दर्द नहीं है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, इन्हीं में कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें कवर हो रही है यहाँ पे। रेफरेंस फ्रेम तो यहाँ पे एक पॉइंट टॉपिक का नाम है, बाकी एक लाइन का था वो तो, कि जहाँ रेफरेंस फ्रेम आपको देखना होता है आप जाके उस पॉइंट पे बैठ जाओ, आप उस पॉइंट पे बैठ जाओ। सिंपली मैं कहूँ आगे जितना कुछ हम लोग स्टडी करेंगे वहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा। सो मान लो आप, जो भी बच्चा रेफरेंस फ्रेम के बारे में जानना चाहता है, चीटा बन जाओ और जाके उसके ऊपर बैठ जाओ। चीटा होते हैं ना, जो लड़कियां हैं वो चीटी बन जाएंगी। अरे यार, बिकॉज आगे जो चीज़ें होंगी वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होंगी। जब आप है ना एनएलएम वगैरह, फ्रिक्शन वगैरह के आगे चीज़ें आगे जाओगे, वहाँ सेंटर ऑफ मास, अब ऐसा तो है नहीं आप लोग वहाँ जाके बैठ जाओगे, किसी के ऊपर मोशन हो पाएगी क्या? पता नहीं कौन कितना भारी है। ओके सर, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहूँ आपको वेलोसिटी ऑफ सर विथ रेस्पेक्ट टू कन्या, विथ रेस्पेक्ट टू कन्या, कुछ नजर आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ सर विथ रेस्पेक्ट टू कन्या। किसी बच्चे को फील हो पा रहा, सर भी पहले रेस्ट में बैठे थे, कन्या भी यहाँ पे रेस्ट में बैठी थी, सर 0 हो गया। अरे यार लिखो ना इसको, वेलोसिटी ऑफ सर माइनस वेलोसिटी ऑफ कन्या।
और यहाँ पे सिंपली आप लिखना चाहो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन लिख लो, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ लिख लो। मैं कह रहा हूँ दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, बस जो रेफरेंस आप ले रहे हो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं ई लिखूंगा, कोई दुख दर्द नहीं है मुझे, इनके लिए भी ई लिखूंगा। यदि इनके लिए ट्रेन लिखूंगा इसका मतलब इनके लिए भी ट्रेन ही लिखूंगा। सर आपकी स्पीड वहां पे 0 थी, बहुत बढ़िया, इनकी भी 0 थी, इसका मतलब 0 थी, इनकी दोनों की रिलेटिव स्पीड आपस में 0 थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, इनको मिटा रहा हूं, यहां से छाप लेना आप लोग। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैं कहूं यदि कि वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट 2 विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट 1, आप ये निकालो वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट 2 विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट 1। हमें नहीं पता सर, सिंपली हम इतना लिखना जानते हैं, जहां ऐसी चीजें आती हैं हम ऐसा लिख देते हैं, जहां चीजें ऐसी आती है और आगे आप चाहो तो जो जमीन पे है, जमीन पे ये है, आप इनके आगे अर्थ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट 2, सर स्टूडेंट 2 की वेलोसिटी की बातें कर रहे हो, किन के रिस्पेक्ट में? जमीन के रिस्पेक्ट में, जमीन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे ना, और इधर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग भी रहे थे। नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? इनकी नेट स्पीड आप देखना चाहोगे 6 किलो, लिख लो यार, फीलिंग लाओ, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही थी और 1 किलोमीटर की स्पीड से ये भाग रहे थे। इसका मतलब सर नेट इनकी जो स्पीड थी इस डायरेक्शन में वो 7 किलोमीटर पर आवर थी। फीलिंग लाओ यार, हवा लग रही है। ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन इस साइड में मूव कर रही थी और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बालक जो स्टूडेंट थे दूसरे वो सर की तरफ भाग रहे थे। इसका मतलब इनकी नेट स्पीड कितनी होगी इस डायरेक्शन में? जमीन के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं मैं, जमीन के रिस्पेक्ट में, जमीन के रिस्पेक्ट में सर 7, बहुत बढ़िया, माइनस वेलोसिटी ऑफ स्पीड 1, वेलोसिटी ऑफ स्पीड 1, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ स्पीड 1 कितनी है बच्चों? 2। किसके रिस्पेक्ट में? जमीन के रिस्पेक्ट में। देखो तो ऑलरेडी जमीन पे ही खड़े हैं ना, जमीन पे ही खड़े हैं। ओके, बहुत बढ़िया, मतलब इनकी स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर। और ऐसा क्यों बता रहा हूँ? रेफरेंस फ्रेम का यहाँ पे सिर्फ इतना सा यूज हो रहा है। यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या थी? जमीन थी। जमीन के रिस्पेक्ट में देखो चीजें हम देख रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम जमीन थी, सर यहाँ पे भी जमीन थी। जिनके रिस्पेक्ट में हम चीजें देख रहे हैं वो आपका रेफरेंस फ्रेम है, वो आपका रेफरेंस फ्रेम है। यदि कुछ गिवन ना हो, कुछ गिवन ना हो कि रेफरेंस क्या है, आप हमेशा अर्थ को ही रेफरेंस फ्रेम लोगे, अर्थ को ही रेफरेंस फ्रेम लोगे। ये सिंपली आप लोग इतना लिखना सीखे हो कि रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरीके से लिखते हैं सर, किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ दो तीन एग्जाम्पल हमने लिए, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। सिंपली वो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ S2 माइनस वेलोसिटी ऑफ S1 और S2 में वहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट तो 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे। ये भूल जाते हैं कि वो ट्रेन में भी बैठे थे, ये भूल जाते हैं कि वो ट्रेन में भी बैठे थे। यहाँ पे पूरी चीजें जब तक आप सही कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। जो चीजें सही हैं वो सही हैं। छापेंगे इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ टर्म से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ना। काफ़ी बच्चों के डाउट रहता है कि सर डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, हम थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं ना। पहले इन चीज़ों को क्लियर करेंगे सो दैट बच्चों को आगे कोई भी ट्रबल ना हो। सो व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? क्या होते हैं ये? डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और डिस्टेंस क्या होती है? एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो कोई पार्टिकल था, आपका एक फ्रेंड था, वो यहां से निकला, इधर अपनी मस्ती में घूमता 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 ये लो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, है ना। सेम मान लो उन्होंने यहां पे किया, यहां से स्टार्ट हुए और यहां चले गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है सर, बहुत बढ़िया। अब हमें पूछे कि इनमें डिस्टेंस कितनी है और इनके डिस्प्लेसमेंट कितने हैं। सिंपली आप लोगों को करना है कि जहां से वो स्टार्ट हुए और जितनी उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी, जिस पाथ पे उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिस्टेंस का मतलब यही है जिस पाथ पे वो चल के आए और ये जितनी डिस्टेंस होगी। मान लो मैं इनको पकड़ करके इस रस्सी को पकड़ कर सीधा कर दूं, इसका मतलब इसकी जितनी लेंथ है, इसकी जितनी लेंथ है, इसकी जितनी लेंथ है वो है इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस, वो है इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस। ओके सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? सिंपली
डिस्प्लेसमेंट जब भी आप लोगों को देखना पड़े, आप एक काम करो, जहां से उन्होंने मोशन स्टार्ट करी थी उस जगह पे एक पॉइंट बनाओ, उस जगह पे एक पॉइंट बनाओ, और जो बच्चे वेक्टर पढ़ के आए हैं, है ना, जहां पे वो मोशन रुक रही है, जहां पे वो जाके रुक रहे हैं, वहां तक एक तीर बना दो सीधा, वहां तक एक तीर बना दो, ये लो तीर बना दो, और ये जो डिस्टेंस आती है आपकी, सीधा तीर बनाने का मतलब है परपेंडिकुलर है। अरे यार, सीधा तीर बना दो, ओके, ये लो, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये इनके द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब हर बच्चा, कोई बच्चा फील कर पा रहा हो कि सर जहां हम ऐसी चीजें देख के आ रहे थे, जहां हम तीर देख के आ रहे थे, वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती थी। यस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, क्या इनमें आपको कहीं तीर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब सर ये है आपके स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। लो, दो चीजें और यहां से पता लगी, दो चीजें आपको यहां से और पता लगे कि सर डिस्टेंस होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी आप लोगों को। मैं कहूं आपके पास एक सर्कल था, सर्कल था यार, सर्कल का सर्कल होना चाहिए ना। लो, नहीं बन पा रहा। ओके, एक पॉइंट था यहाँ पे, बॉल थी, मान लो बीड था, कोई भी मान लो, बीड मतलब होते हैं वो जो साइकिल वगैरह में ऐसे नहीं डाल के रखते क्या, कुछ कुछ बच्चे गाँव वाले उनको बोलते हैं, है ना। और ये है इनकी रेडियस आर। मान लो ये बीड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके रुक गई, यहाँ पे कहीं जाके रुक गए। अब पूछिए आपको कि इनकी डिस्टेंस कितनी है और इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब हर बच्चे को पता है सर जहां से इनकी मोशन स्टार्ट हुई थी वहां से कितना चले, वहां से ये कितना चले, ये होता है हमारा डिस्टेंस। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। अब हर बच्चे को पता है कि सर पूरे सर्कल की जो डिस्टेंस होती थी, पूरे सर्कल पे जब हम लोग यहाँ चल के आते थे ना ऐसे, उसको बोलते थे 2πr, और यहाँ पे ये है आधी। इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चों, πr। बहुत सिंपल है यार, कोई बहुत बड़ी महाभारत है नहीं इसमें, है ना, बहुत बड़ी महाभारत है नहीं, इतना टाइम देंगे नहीं हम यहाँ पे। ओके, अब सर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सिंपली हमने ये सीखा था जहां से इनकी मोशन स्टार्ट हुई थी वहां पे एक पॉइंट रख दो, और जहां जाके रुक रहे हैं वहां उनको तीर से मिला दो। लो, मिला दो तीर से, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म। और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये r है और ये भी r है। इसका मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r। सिंपल, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी। बच्चों को फिर भी कभी कभार डाउट रहता है कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या सेम होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं, किस तरीके से उनमें डिफरेंस होता है, इसलिए हमने ले लिया। दो चार मिनट लगे हैं, बट इट्स ओके, आगे आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, छापेंगे इनको। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि जो फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं, उनमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी नहीं करती। एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है इनका, है ना। सिंपली आप लोग इस तरीके से लिख लोगे, क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, और इधर लिख लोगे डजंट डिपेंड, डजंट डिपेंड मतलब उन पे निर्भर नहीं करती है ना। ओके 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 बच्चों, क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल, है ना, कोई पार्टिकल है, उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है, क्या ये बात रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करेगी, है ना, रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करेगी कि नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, मैं यहां से मोशन देख रहा था, एक पार्टिकल की मोशन यहां से यहां तक हुई, मैं यहां से देख रहा था, तब मुझे वो मोशन दिख रही थी कि यस वो मोशन इतनी हुई है। अब रेफरेंस फ्रेम मान लो मैं उसके साथ लेता जाऊं, फील करना इस चीज को, जो पार्टिकल था वो यहां से मोशन स्टार्ट करके यहां गया और मैं इनके साथ साथ चलता चलता यहां पहुंच जाता, क्या मुझे उनके द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती हुई डिस्टेंस नजर आती? नहीं आती। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये चीज निर्भर करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल
शायद बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आई किस तरीके से। मेरा कहने का मतलब था यार, फॉर एग्जाम्पल कहूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट थे, यहाँ पे कोई पार्टिकल था, मान लो ये मार्कर थे, है ना, और मैं यहाँ से मोशन को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मार्कर थे और इस तरीके से इन्होंने मोशन करी, इस तरीके से इन्होंने मोशन करी, मतलब मेरी नजर में ये इतनी दूर चल के गई, मेरी नजर में इतनी दूर चल के गई। अब मान लो ये जैसे मोशन स्टार्ट करते हैं, मैं इनके साथ साथ चलता चलता यहां तक चला गया, मेरी नजर में तो अभी भी वही के वही है। अरे मेरी नजर में तो ये अभी भी वही के वही होंगे ना। फील करो यार, फील करो, फीलिंग लाओ। ये यहाँ पे थे और मैं यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम, मेरा रेफरेंस फ्रेम वहां था, मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूं सर। जब ये यहां से यहां जाएंगे, इसका मतलब ये मोशन कर रहे हैं। आप दो ट्रेनें लो, एग्जाम्पल लो, मान लो किसी, हर बच्चा ट्रेन में बैठा हुआ होगा, ट्रेन में बैठे हो आप और साथ में कोई ट्रेन खड़ी है, दोनों ट्रेनें सेम स्पीड से एक डायरेक्शन में चल रही है। क्या कभी आप लोग फील कर पाए हो कि आप ट्रेन मोशन में है? कोई भी नहीं कर पाए हो ना। वही सिमिलर चीजें हैं, बिकॉज यदि आप अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ देखते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट पे जमीन पे लेटा हुआ मनुष्य देखता ना, तो उसको दोनों ट्रेनें नजर आती मोशन में, है ना, बट आप उसके अंदर थे। इसका मतलब सर रेफरेंस, है ना, रेफरेंस फ्रेम पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल डिपेंड्स, इसका मतलब निर्भर कर रही है। अरे यार, निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, है ना। इसके बाद हम लोग देखें, मैं कहूं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या निर्भर कर रही है? क्या निर्भर कर रही है? सेम चीज है, सेम चीज है, सेम चीज है। वेलोसिटी क्या निर्भर कर रही है? एक बंदा जमीन पे खड़ा है, ट्रेन जा रही है, एक बंदा ट्रेन में बैठा है और दूसरी ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, दो दोस्त आपस में ट्रेन में बैठे और मैं यहाँ पे जमीन पे खड़ा होके देख रहा हूँ। मेरी नजर में दोनों की स्पीड कुछ अलग है, बट मैं स्थिर खड़ा हूँ, रेफरेंस फ्रेम है, मैं रेफरेंस फ्रेम हूँ, जमीन पे खड़ा हूँ। मेरी नजर में दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। जो मान लो इधर 15 की स्पीड से जा रही थी, एक 20 की स्पीड से जा रही थी, बट जो बच्चा ट्रेन में बैठा था उसको पास वाली 5 की स्पीड में दिखेगी, 5 की स्पीड में दिखेगी, और मुझे यहां से 15 में भी दिख रही है और 20 में भी दिख रही है। ये उनकी स्पीड है। इसका मतलब सर रेफरेंस फ्रेम पे निर्भर हो रही है, स्पीड बदल रही है ना यार। मैं यहां पे बैठा हूं, मुझे 15 की स्पीड में भी नजर आ रही है ट्रेन और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी नजर आ रही है, बट जो दो बच्चे ट्रेन के अंदर बैठे थे, तो जिसकी वाली ट्रेन कम स्पीड में चल रही थी उसको पड़ोस वाली ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में नजर आएगी, सिर्फ इतना लगेगा उसको। इसका मतलब रेफरेंस फ्रेम ही तो चेंज हुआ है। मैं यहाँ रेफरेंस फ्रेम था और उनका रेफरेंस फ्रेम ट्रेन था, अलग हुआ ना। इसका मतलब सर वेलोसिटी डिपेंड्स, वेलोसिटी डिपेंड्स। ओके सर, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से यदि मैं लिखूं स्पीड, है ना, स्पीड, एवरेज स्पीड लेते हैं हम, एवरेज स्पीड लेते हैं, ये चेंज हो रहे हैं, ये भी चेंज हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यदि मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब 1/2 mv², 1/2 mv²। यदि ये निर्भर कर रहे थे रेफरेंस फ्रेम पे, इसका मतलब ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब यदि मैं कहूं डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ये दो मार्कर है मेरे पास और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या रेफरेंस फ्रेम पे निर्भर करेगी? सोचो, सोचो मेरे लाल, सोचो। ये दोनों मार्कर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या रेफरेंस फ्रेम पे निर्भर करेगी? सोचो। आप चाहे वहां जाके देख लो, आप चाहे वहां जाके देख लो, आप चाहे यहां आके देख लो, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी पहले थी उतनी ही वहां रहेगी और उतनी ही यहां से दिखेगी। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स डजंट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। बिल्कुल, यहां हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेफरेंस फ्रेम पे निर्भर नहीं करती है ना। ओके सर, बहुत बढ़िया, ओके सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हो गए, वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वर्क डन। एक एग्जांपल और लेते हैं वर्क डन का। वर्क डन क्या होता है सर? वर्क डन होता है बच्चों F.ds, ds, ये क्या आपके ds डिस्प्लेसमेंट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इसका मतलब
वर्क डन बाई, वर्क डन लिख लो सिंपली, और जो डिस्प्लेसमेंट आपके आए हैं, डिस्प्लेसमेंट, ब्यूटीफुल, ये हो गए, है ना। ओके, ब्यूटीफुल, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया ना यार, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क डन बाई, हाँ जिनकी वजह से भी, फोर्स की वजह से, वर्क डन बाई फोर्स, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ऑलरेडी डन सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हो गया, बहुत बढ़िया। अब यदि मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो किसी स्ट्रिंग पे फोर्स लग रखा है, किसी स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग का मतलब कोई रस्सी है, उस पे फोर्स लग रहा है, उस पे फोर्स लग रहा है, उस पे फोर्स लग रहा है, क्या वो रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करेगा? क्या वो रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करेगा? आप चाहे उसको यहां से देखो, आप चाहे उसको यहां से देखो, जितना फोर्स वो वहां से दिख रहा था उतना फोर्स ही यहां पे दिखेगा। फीलिंग लो यार, क्या उस फोर्स को आप बदल सकते हो? अपनी पोजीशन बदल के, इनका मतलब यही है, जिन पे रेफरेंस फ्रेम निर्भर कर रहा ना, आप अपनी पोजीशन बदल करके इन क्वांटिटीज को बदल सकते हो, बट इनको नहीं बदल सकते, इनको नहीं बदल सकते। फोर्स होने स्ट्रिंग, एक रस्सी पे कोई फोर्स लग रहा है, उसको आप नहीं बदल सकते, अपनी पोजीशन चेंज करके बिल्कुल नहीं बदल सकते। सो भाई लोग, ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो रेफरेंस फ्रेम पे निर्भर करती हैं और ये नहीं करती हैं, कुछ हैं, है ना। जो मर्जी हो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो उनको। जब जैसे देखोगे सर मैं अपनी पोजीशन बदल करके यदि उस क्वांटिटी को चेंज कर पा रहा हूं, इसका मतलब है वो डिपेंड करती है, और यदि नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब है वो डिपेंड नहीं करती है। ओके बच्चों, इसको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एक टर्म से और आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल, सभी बच्चों को पता ही है वैसे तो डायमेंशंस क्या होती हैं, 1 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस, बट फिर भी, है ना, किसी बच्चे को थोड़ा बहुत भी डाउट हो, वो यहाँ क्लियर कर सकते हैं डायमेंशंस क्या होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, पहला होता है 1 डायमेंशन। मैं एग्जाम्पल लूँ, कोई बॉल है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, वो एक ही डायरेक्शन में, तब हम जो होता है डायमेंशन, उसको हम 1 डायमेंशन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक सीधी रोड पे आपका फ्रेंड चल रहा है यार, तो एक ही डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, इसका मतलब 1 डायरेक्शन, 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, बच्चों हर बच्चे ने कैरम बोर्ड खेला होगा, कैरम बोर्ड खेला होगा, कैरम बोर्ड खेला होगा, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। 2 डायमेंशन, सिर्फ 2 ही दिशाओं में जा सकते हैं, है ना। 2 डायमेंशन हो गया, बहुत बढ़िया। अगला होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में, ये जो कमरा है उसमें एक आप मक्खी छोड़ दो, उसमें आप एक मक्खी छोड़ दो, या फिर आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, उड़ता हुआ पक्षी है ना। ये सारी चीजें एग्जाम्पल है 3 डायमेंशन की। ये आप लोगों का 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मोशन जब आएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि डायमेंशंस होती क्या है। 3 डायमेंशंस खैर आप लोगों के सिलेबस में इतना कुछ है नहीं, बट इट्स ओके, जितना कुछ है हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से फील करेंगे चीज़ों को। 3D का एग्जाम्पल आप लोग देख लो, काइट, फ्लाइंग बर्ड, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। मतलब तीनों डायरेक्शंस में एक साथ जो मोशन हो सकती है उसको 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। सो बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे, है ना। बहुत बेसिक लेक्चर था, इतना कुछ था नहीं आज के लेक्चर में, बस कुछ टर्म से हम लोग इंट्रोड्यूस होके आए हैं अभी तो, है ना। कल के लेक्चर से हम लोग चीज़ों को थोड़ा एक स्तर उनका हम बढ़ाएंगे और चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे, है ना। आज का लेक्चर थोड़ा सिंपल ही था, बहुत सिंपल था। आज तो पढ़ाई क्या है यार, सिंपली हमने डायमेंशंस देखी है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। खैर आप लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाओगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाओगे, यदि प्रैक्टिस आप लोगों की सही रही, प्रैक्टिस आप लोगों की सही रही तो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, है ना। आज के लेक्चर में थोड़ा आवाज़ का इशू रह सकता, बिकॉज थोड़ी हेल्थ इशू है मेरे को आज, है ना, बट इट्स ओके, एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। सो बच्चों, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। दिस इज़ मुकेश कुमार परसोया, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।